गुड मॉर्निंग दोस्तों, ध्यान एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख रहे होंगे कि इस समय हमारी हिंदी की सीरीज चल रही है और हिंदी की सीरीज में ही हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा समास को लेकर। तो आप लोगों ने देखे होंगे मेरे पिछले वीडियो समास से संबंधित 3 वीडियो बन चुके हैं, जिसमें हमारा जो पहला वीडियो था समास से संबंधित कुछ बेसिक और महत्वपूर्ण जानकारी थी, जिसके अंतर्गत हमने समास की परिभाषा, समासयम, सामासिक पद, समास विग्रह, पदों की प्रधानता और एक छोटी सी ट्रिक दी थी। इसके बाद हमारा जो है समास की परिभाषा और समास के प्रत्येक उदाहरण और उनके भेदों की चर्चा किए हैं और साथ ही साथ उनके अपवादों की भी चर्चा की गई है। तो हमारा जो पिछला वीडियो बना था वो हमारा द्विगु समास को लेकर था। आज जो हमारा समास है वो है हमारा अव्ययी भाव समास। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा अव्ययी भाव समास। तो जिस प्रकार हमने पिछले वीडियो में आपको द्वंद्व समास को पहचानने का लॉजिक बताया था, द्विगु समास को पहचानने का लॉजिक बताया था, उसी प्रकार हमें अव्ययी भाव को पहचानने का भी लॉजिक पता होना चाहिए। देखिए परिभाषा तो याद हो या ना हो वो तो अलग बात है, लेकिन हमको उदाहरण से ये पता चल जाए कि हाँ ये कौन सा समास है, उसके आधार पर हमें ये सारी चीजों को जानकारी देना है। तो चलिए देखते हैं कि हमने आपको द्वंद्व समास सबसे पहले बताया था। तो द्वंद्व समास में हमने क्या बताया था, इसको पहचानने की लॉजिक क्या बताई थी। अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो द्वंद्व समास की परिभाषा क्या थी हमारी, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बीच में योजक चिन्ह पाया जाता है तो उसे हम लोग द्वंद्व समास बोलते हैं। तो ये तो थी परिभाषा, लेकिन हमने एक लॉजिक बताया था कि द्वंद्व मतलब होता है दो पक्षों में बराबरी का मामला। यहाँ पर दो पक्ष हैं, दोनों पक्ष जो है रस्सी वाला गेम खेल रहे हैं, एक इधर खींच रहा है एक इधर खींच रहा है, दोनों पर बल बराबर पड़ रहा है, कोई भी किसी से कम नहीं है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जहां पर दो पक्ष मिल जाए, रस्सी मिल जाए, तो समझ लीजिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा द्वंद्व समास। तो इस लॉजिक के हिसाब से हमको द्वंद्व पता चल गया। द्विगु के लिए हमने बताया था कि बिहारी भाषा में एगो, द्विगो, तीन गो ये सारी चीजें थी। तो द्विगु में हमारी नंबरिंग से लगे वो हमारी संख्या सूचक शब्द मिलते हैं, तो इस वजह से हमको ये भी पता चल जाएगा कि ये हमारा द्विगु समास है। आज हमको समझना है लॉजिक अव्ययी भाव का। तो द्वंद्व में रस्सी, द्विगु में संख्या, एगो, द्विगो और अव्ययी भाव को अब थोड़ा सा समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अव्ययी को समझते हैं कि अव्ययी शब्द आया कहां से है। तो अव्ययी शब्द अवयव से निकला है। दोस्तों ये कहां से निकला है, ये अव्ययी शब्द जो है कहां से निकला, अवयव से निकला है। तो हम इस समास में हमको क्या मिलेगा, अवयव जरूर मिलेंगे। अवयव को एक और नाम से जानते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं उपसर्ग। देखिए आप लोग उपसर्ग भी सब पढ़े होंगे, प्रत्यय भी। जो शब्द के शुरुआत में लगते हैं उन्हें उपसर्ग बोलते हैं और जो शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय बोलते हैं। तो यही अवयव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। तो हमने क्या देखा कि ये अव्ययी शब्द कहां से निकला, तो ये निकला हमारा अवयव से। अब हम लोग क्या कह सकते हैं कि इस समास में हमको अवयव के भाव देखने को मिलेंगे। भाव मतलब होता है मूल्य, मूल्य मतलब होता है उसकी क्वालिटी, मतलब इसमें हमको क्या गुण मिल रहा है, इसमें हमको अवयव के गुण मिलेंगे। इस समास में जितने भी उदाहरण होंगे उस उदाहरणों में आपको अवयव शब्द जरूर मिलेंगे। अवयव, उपसर्ग। अब अवयव और उपसर्ग है तो शब्द के कहां लगते हैं, शब्द के कहां लगेंगे, पहले लगते हैं, उन्हीं को ही तो हम लोग अवयव बोलते हैं। तो ये तो बात हो गई हमको अवयव को कैसे पहचानना है। अभी तो हमने सिर्फ इसको जो है पहचानने का तरीका बताया है, अभी इसकी परिभाषा आपकी पूरी नहीं हुई है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं अवयव को। अवयव, अवयव भी आपका दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए आ प्लस व्यय। हमने क्या देखा, हम लोग आय और व्यय नाम से परिचित हैं, है ना। आय हुआ हमारा, व्यय हुआ। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्च करना या फिर टुकड़े करना या फिर तोड़ना, यही तो होगा व्यय का मतलब। व्यय का मतलब क्या होगा, खर्च करना, टुकड़े करना या फिर तोड़ना। लेकिन इसी शब्द के पहले एक उपसर्ग लग रहा है या एक अवयव लग रहा है, वो कौन सा है, आ।
हमने आपको पिछली वीडियो में यह भी बताया था कि जहां पर आ शब्द आ जाए वो किसका बोध कराता है, तो वो बोध कराता है नकारात्मक शब्द का बोध कराता है। अब ये जो हमारा व्यय शब्द है जिसको हम लोग बोलते हैं खर्च, टुकड़ा या तोड़ना, व्यय के आगे उपसर्ग लगा आ मतलब नहीं, तो अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, अवयव का मतलब हो जाएगा नहीं तोड़ना या नहीं खर्च करना या नहीं टुकड़े करना। तो अब आपको समझ में आ गई होगी अवयव की भी परिभाषा। अव्ययी भाव की तो परिभाषा भी हम बता रहे हैं, लेकिन आपको अवयव की भी परिभाषा आपको यहाँ पर मिल चुकी है। अवयव की परिभाषा क्या होगी, अवयव उन शब्दों को बोलते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। मित्रों हमने क्या बोला, अवयव हम लोग किसे बोलेंगे, अवयव उन शब्दों को बोलते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, जिनको खर्च नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसे शब्द होते हैं तो उनको उपसर्ग या अवयव के नाम से जानते हैं। इन अवयव की एक खास बात होती है, खास बात, इनकी खास बात क्या होती है ये भी जान लेते हैं कि ये ऐसे शब्द होते हैं जिनके टुकड़े तो नहीं हो सकते, लेकिन जब किसी शब्द के पूर्व में लग जाते हैं। देखिए यहां पर आपका पूर्व में लगा हुआ है, व्यय के आगे लगा हुआ है आ। जब किसी शब्द के पूर्व में लग जाते हैं तो ये क्या कर देते हैं, ये शब्द का अर्थ बदल देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अवयव उन शब्दों को कहते हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, लेकिन जब भी ये किसी शब्द के पूर्व में लगते हैं तो ये पूरे शब्द का अर्थ बदल देते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण आपको देकर समझाएं, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण है आपका निरोग। देखिए ये है हमारा एक शब्द रोग और नी है हमारा एक उपसर्ग। अगर हम रोग को कहें तो चलो एक प्रकार का ये रोग हो गया, लेकिन इसी रोग के पूर्व में नीस उपसर्ग या अवयव आ गया है, लग गया है, तो अब ये क्या हो गया, ये पूरे शब्द का अर्थ बदल गया है। मतलब अब कह सकते हैं नी मतलब होता है निषेधात्मक बात, मतलब नहीं, जिसके रोग ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निरोग। ये तो होगा। अब अगर एक और उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे हमने कहा कि अनुरूप, क्या बताया, अनुरूप। रूप क्या है और अनु क्या है, अनु हमारा हो गया उपसर्ग और अनु का मतलब होता है समान, मतलब उसके समान रूप। अभी हमने क्या देखा, अगर हम अनु को हटा दे तो रूप हो गया, लेकिन अगर रूप के पहले उपसर्ग या अवयव लगा देते हैं तो पूरे शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो अनुरूप का मतलब क्या हो जाएगा, उपसर्ग लगने से रूप का अर्थ बदलकर उसके समान रूप हो गया है। तो ये तो बात हो गई अवयव को लेकर। एक बार फिर से देख लेते हैं अवयव किसे कहते हैं। अभी अव्ययी भाव समास की परिभाषा नहीं हुई है, अवयव किसे बोलते हैं। तो अवयव हमारा शब्द निकला है कहां से, तो वो निकला है अवयव से। और अवयव जिस समास में हमको अवयव के भाव देखने को मिल जाए, अवयव मिल जाए, वो समास तो हमारा अव्ययी भाव तो होगा ही होगा। और अवयव भी हमारा कितने शब्दों से बना है, दो शब्दों से, आ प्लस व्यय। आ होता है नकारात्मक, व्यय मतलब खर्च करना है, टुकड़े करना, मतलब अवयव को कह सकते हैं जिनके टुकड़े ना किए जाए। लेकिन खास बात क्या है, जब किसी शब्द के पूर्व में लग जाते हैं, ये पूर्व में लग गया है, यहां भी पूर्व में लग गया है, तो ये क्या कर देते हैं, पूरे शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी समझते हैं इसकी परिभाषा को लेकर। तो जिस प्रकार से हमने द्वंद्व की परिभाषा बताई थी, द्विगु की परिभाषा बताई थी, उसी प्रकार हमारी अव्ययी भाव समास की भी परिभाषा है। तो द्वंद्व की हमने परिभाषा बताई थी, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, बीच में योजक चिन्ह हो। द्विगु समास में जिसमें उत्तर पद प्रधान हो और पहला पूर्व पद संख्यावाची हो। अब हमारी बात आती अव्ययी भाव समास की। तो अव्ययी भाव समास की परिभाषा क्या होगी, जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, प्रधान का मतलब हमने बताया ही आपको,
मुख्य। जिस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद, जो हमारा पूर्व पद होगा वो होगा अव्यव। पूर्व पद अव्यव होगा और उपसर्ग होगा। एक चीज आप लोग जान लीजिएगा कि इस समास में, ये वाला जो हमारा समास है, इस समास में हमें जो है उपसर्ग जरूर देखने को मिलेंगे। और उपसर्ग हमको पता है कि शब्द के शुरुआत में लगते हैं, तो और शब्द के शुरुआत में लगते हैं। और इस समास की खास बात क्या है कि इस समास का पूर्व पद ही क्या है, हमारा अव्यव है। तो बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसकी परिभाषा क्या होगी अव्ययी भाव समास की? जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है और जिस समास का पूर्व पद अव्यय सूचक होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास बोलते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक उदाहरण है आपका, जैसे हमने बोला एग्जाम्पल में, हमने कहा शक्ति। शक्ति ये हमारा एक शब्द। अब इस शब्द के पहले एक हम उपसर्ग लगाते हैं। कौन सा उपसर्ग? हमने बोला यथा। ये हमारा एक उपसर्ग लग गया। कौन सा उपसर्ग? यथा। अब परिभाषा को देखते हैं। जिस समास का पूर्व पद, ये हमारा कौन सा पद हो जाएगा? पूर्व पद। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर पद। इसमें उत्तर पद आपका मेन नहीं है, ठीक है? उत्तर पद तो आपका मेन नहीं, यहाँ पर पूर्वी पद से आपका सारा मतलब है। पूर्वी पद मुख्य है और पूर्वी पद हमारा अव्यय है। तो हमने क्या देखा कि यथा हमारा पूर्व पद है और शक्ति हमारा उत्तर पद है। अब अगर हम यथा, ये वाला जो पूर्व पद है, अव्यय को हटा दे तो शक्ति का मतलब केवल पावर और सामर्थ्य होगा। लेकिन अगर हम यथा उपसर्ग या अव्यय लगा देते हैं तो इस शब्द का पूरा अर्थ बदल जाएगा और इसका अर्थ क्या निकलेगा? शक्ति के अनुसार। यही तो निकलेगा मित्रों। क्या निकलेगा? शक्ति के अनुसार। तो इस परिभाषा और इस उदाहरण के माध्यम से हम लोगों को समझ में आ गया होगा कि अव्ययी भाव समास किसे बोलते हैं। एक उदाहरण और देख लेते हैं। हमने बोला रोग। एक है शब्द हमारा रोग। रोग तो एक प्रकार का रोग है, अभी इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर इसके पहले हम अव्यय लगा दें, नी अवयव या नी उपसर्ग लगा देते हैं तो ये हो जाएगा क्या? जिसके रोग ना हो, मतलब जो रोगी ना हो। तो हमने क्या देखा? नी उपसर्ग और अव्यय लगाने से इस शब्द का पूरी तरह से अर्थ बदल चुका है। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल को और समझते हैं। तो हमने क्या बोला कि अव्ययी भाव समास हम लोग किसे बोलते हैं? तो अव्ययी भाव समास हम लोग बोलते हैं जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है और पूर्व पद अव्यय सूचक होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। एक चीज और ध्यान देना, इसकी पहचान क्या है? आपको इस समास में अवयव जरूर मिलेंगे, जरूर से जरूर मिलेंगे अवयव। लेकिन कुछ अवयव है, कुछ अगर वो आ जाए तो वो आपका अव्ययी भाव समास नहीं होगा। आपको ज्यादा अवयव याद रखने की जरूरत नहीं, केवल 4 हैं। एक है आपका कु, एक है आपका सु, एक है आपका दुर और एक है आपका दुस। तो ये अगर 4 उपसर्ग और अवयव आपके सामने आते हैं तो ये आपका अव्ययी भाव समास नहीं होगा। ये कौन सा समास होगा अभी इसको बताते हैं। पहले इसको हम लोग देख लेते हैं। कु का मतलब क्या होता है? कु का मतलब होता है बुरा। सु का मतलब होता है सुंदर। दुर का मतलब भी क्या होता है? बुरा। और दुस का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है बुरा। ठीक, तो ये हमने क्या देखा? कु, सु, दुर और दुस। अगर ऐसे उपसर्ग या ऐसे अवयव आपको एग्जाम में मिल जाते हैं तो ये आपका ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत नहीं है। इसके कुछ शब्द हैं, इनको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कु से कोई शब्द हम बनाए तो हो जाएगा जैसे कुपुत्र, कुमाता,
कुकर्म, कुकर्म, कुरूप। तो हमने क्या देखा, कु से बहुत सारे शब्द बन रहे हैं और ये आपका उपसर्ग भी है, लेकिन ये आपका अव्ययी भाव समास के अंतर्गत नहीं आएगा। उसका रीजन क्या अभी आपको बताते हैं। सु का भी थोड़ा समझ लेते हैं। सुपुत्र, सुगम, सुगम हो गया। और देखते हैं उदाहरण, सुफल, सुडौल, ये हो गए हमारे सु के उदाहरण। अब थोड़ी सी देख लेते हैं दुर में क्या क्या है। दुर्घटना, दुर्घटना, दुर्व्यवहार, दुरात्मा, दुरात्मा। इस प्रकार से ये शब्द हो गए दुर से रिलेटेड। अगर हम लोग दुस की बात करें तो क्या हो जाएगा, दुस्साहस, दुस्साहस। देखिए आपका आधा सा है, जहां पर ये आपका हलंत लग जाता है तो ये आपका आधा ही होता है, ये आपका आधा सा ही है। अगर हम हलंत हटा देंगे तब ये पूरा सा हो जाएगा, लेकिन हमने हलंत लगा दिया तो आपका क्या हो जाएगा, आधा सा। तो क्या हो जाएगा हमारा, दुस्साहस हो गया आपका, दुष्कर्म हो गया आपका, दुशासन हो गया आपका, दुशासन। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि ये जो हमारे उपसर्ग हैं, ये जो हमें उपसर्ग मिल रहे हैं, ये आपके अव्ययी भाव समास के अंतर्गत नहीं आएंगे। और ये किसके अंतर्गत आएंगे, तो ये आएंगे आपके कर्मधारय समास। ये जो हमारे उपसर्ग हैं, ये जितने भी चार उपसर्ग, बस चार ही याद रखिएगा और मत याद रखना, और जितने भी आपके उपसर्ग होंगे वो सारे हो जाएंगे आपके अव्ययी भाव। जैसे आ है, प्रति है, परा है, उन है, अनु है, और भी बहुत सारे हैं उपसर्ग, वो सारे आपके अव्ययी भाव में आ जाएंगे। लेकिन अगर ये चार आ जाए तो ये आपका किस में जाएगा, कर्मधारय। आपको जब कर्मधारय बताएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कर्मधारय में एक पद विशेषण होता है, एक पद विशेष होता है, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जरा देखें इसमें बता रहा है क्या, तो देखते हैं, कुपुत्र, पुत्र कैसा है, कु है, कु मतलब बुरा, बुरा पुत्र, किसकी विशेषता बता रहा है, पुत्र की। और विशेषण शब्द कौन हुआ हमारा, कु, बुरा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है पुत्र की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है कि पुत्र कैसा है, बुरा है। इस वजह से कह सकते हैं बुरा है पुत्र, जो उसको बोलते हैं कुपुत्र। कुमाता, बुरी है माता, कुमाता। बुरा है कर्म, कुकर्म। बुरा है रूप, कुरूप। इसी तरह सुंदर है पुत्र, सुपुत्र। सुंदर है रास्ता, सुगम। सुंदर है फल, सुफल। सुंदर है शरीर, सुडौल। इसी तरह दुर्घटना, बुरी है घटना, दुर्घटना। बुरा है व्यवहार, दुर्व्यवहार। बुरी है आत्मा, दुरात्मा। इसी प्रकार दुस्साहस में कह सकते हैं बुरा है साहस, बुरा है साहस को बोलते हैं दुस्साहस। बुरा है कर्म, दुष्कर्म। और बुरा है शासन, दुशासन। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, अगर ये आपको चार उपसर्ग मिलते हैं तो आप लोग जो है इसको सीधा कर्मधारय समास के अंतर्गत लिखेंगे और बताएंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अव्ययी भाव समास के उदाहरणों को लेकर, और उनको भी समझ लेते हैं कि अव्ययी भाव समास के कौन कौन से उदाहरण हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इनके उदाहरणों को कौन कौन से हैं। तो हमने क्या बताया, जैसे आपका शब्द आ जाए यथा, या शब्द आ जाए आपका अनु, या शब्द आ जाए आपका नी, या फिर शब्द आ जाए आपका परी, आ। तो इस प्रकार से उपसर्ग हैं, बहुत सारे उपसर्ग हैं। संस्कृत में आपके 22 उपसर्ग हैं, हिंदी में भी आपके कई उपसर्ग हैं। तो आप लोग उपसर्गों को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगर इसमें कोई शब्द जोड़ते हैं शक्ति, तो ये क्या हो जाएगा, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। यथा माने क्या होता है, अनुसार। अनु माने क्या होता है, समान। नि मतलब क्या होता है, निषेध। परि मतलब क्या होता है, चारों ओर।
आ मतलब क्या होता है, जैसे इसमें शब्द जोड़ देते हैं आजन्म। जन्म मतलब जिसका जन्म हो गया हो, आजन्म मतलब जिसका जीवन पर्यंत तक। आजन्म मतलब क्या होगा, आजन्म तक हम जिएंगे, तो कह सकते हैं जीवन पर्यंत तक मतलब आने वाले तक, आने वाले समय तक। इसका मतलब ये हो गया, आने वाले समय तक। तो हम लोग क्या देखा, अगर हम यथा में शक्ति जोड़ते हैं तो हो जाता है यथाशक्ति, मतलब शक्ति के अनुसार। पूर्व पद क्या है आपका, अवयव है, पूर्व पद ही आपका क्या है, प्रधान है, और इस शब्द के पूर्व में जुड़ जाता है तो ये पूरे शब्द का अर्थ बदल देता है। अब इसी में हम लोग जोड़ते हैं यथाक्रम, जैसे यथाशक्ति है, यथाक्रम है, यथा उचित है, तो इस शब्द का मतलब हमको समझ में आ जाएगा। यथाशक्ति, यथाक्रम, यथोचित मतलब उचित के अनुसार, क्रम के अनुसार, शक्ति के अनुसार। अनु है तो जैसे अनुपम, कोई शब्द जोड़ देते हैं, अनुपम हो गया आपका। अनुपम का मतलब जिसके समान कोई ना हो, अद्वितीय, अनुपम। अनुरूप, जिसके समान रूप हो, अनुरूप बोलते हैं। इसी प्रकार निरोग, क्या बोलेंगे, निरोग, जिसके पास कोई रोग ना हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, निरोग। निमिष, जो शाकाहारी होता है उसे हम लोग बोलते हैं निमिष, मतलब मांस को नहीं खाने वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, निमिष। और देख लेते हैं पर्यावरण, आप लोगों ने खूब सुना होगा, परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब चारों, वर्ण मतलब और, स्थान। तो कह सकते हैं ये हो जाएगा हमारा परि के वर्ण के आगे एक शब्द हमारा उपसर्ग लगा है, कौन सा है वो, परि है। और परि और आवरण मिलकर बन जाता है चारों ओर घेरा। परि मतलब चारों और आवरण मतलब घेरा। तो इस प्रकार से बहुत सारे उपसर्ग हैं, केवल उन 4 उपसर्ग को आप लोग छोड़ दीजिएगा, बाकी आपके जितने भी उपसर्ग हैं वो सीधा और सीधा आपके किस में जाएंगे, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत जाएंगे। चलिए कुछ उदाहरण है, आप लोग उनको लिख लीजिएगा। तो जैसे अगर हम कहें कि अथाह, अथाह, आ मतलब नहीं, था मतलब जिसकी कोई था ना हो, ठीक। अडिग मतलब जो हिल ना सके, आ मतलब नहीं, डिग मतलब हिलना, जो हिल ना सके। अजीवन, जीवन पर्यंत तक। प्रत्यक्ष, अच्छ के समक्ष, अच्छ के सामने, प्राउपसर्ग का मतलब होता है सामने। प्रत्यक्ष, प्रमुख, मुख के सामने। बेईमान, जिसका कोई ईमान ना हो। बेहया, जिसकी कोई, कह सकते हैं बेहया मतलब जिसका, सॉरी दोस्तों, जो शर्म ना करता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बेहया या फिर बेशरम। निरोग, जिस पर कोई रोग ना अटैक करे। नीरव, रव मतलब होता है ध्वनि, नी मतलब निषेध, मतलब ध्वनि रहित। निमिष मतलब, निमिष का मतलब मांस ना खाने वाला। अथाह, अवगुण, अहिंसा, निर्भय, निस्सार, अनकहा, अनदेखा, भरपेट, भर दिन, हर दिन। तो इस प्रकार से बहुत सारे आपको उपसर्ग मिलेंगे और इन उपसर्गों के माध्यम से आपको बहुत सारे शब्द देखने को मिल जाएंगे। आप लोगों के पास बुक होगी, एक होगी आपकी पीएन पांडे है, पीएन पांडे में देखिएगा बहुत सारे आपको उदाहरण मिल जाएंगे, हजारों की तादाद में। लूसेंट में देखेंगे तो आपको 100 से 150 उदाहरण मिल जाएंगे उपसर्ग को लेकर, तो आप लोग जरूर इनको देखिएगा। चलिए अब इनकी थोड़ी सी अपवादों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये अब आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, अव्ययी भाव किसे बोलते हैं, जिसका पूर्व पद प्रधान हो और पूर्व पद अव्यय भाव, अव्यय बोधक हो या अव्यय सूचक हो, ऐसे समास को हम लोग क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास। आपको इस समास में अव्यय जरूर मिलेंगे, केवल 4 अव्यय को छोड़कर, कु, सु, दुर, दुष, इन चारों को छोड़ दीजिएगा। बाकी जितने भी आपके अव्यय उपसर्ग हैं सारे आपके कौन से समास के अंतर्गत आएंगे, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। और देखते हैं अब इनके अपवादों को लेकर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। वैसे अव्ययी भाव समास के जितने भी अपवाद हैं आपको द्वंद्व में भी मिले हैं, द्विगु में भी मिले हैं, तो बस उसी को ही फिर से एक बार देख लेते हैं। तो पहला अपवाद इसका क्या है कि अगर उन शब्द आ जाए,
उन शब्द आ जाए। जैसे हमने बोला था संख्या में 29, 39, 49, 59, तो इस प्रकार से अगर कोई उन शब्द आता है तो वो कौन सा समास हो जाएगा? आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। इसको हमने द्विगु समास और द्वंद्व समास के अंतर्गत बहुत ही अच्छे से बताया है कि ये कैसे जो है उन जो है आपका अव्ययी है, क्योंकि ये हमारा उन शब्द ही क्या है? आपका अवयव है। और उन का मतलब क्या होता है? एक कम। किससे कम? 30 से कम, 29, 40 से कम 39, 50 से कम 49 और 60 से कम 59। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? इसका पहला अपवाद है कि अगर किसी संख्या में उन शब्द देखने को मिल जाए तो हमारा वो कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। और संख्या आती है तो हमने ये भी बताया था ये कैसे द्विगु होता है, कैसे ये वाला हमारा द्वंद्व होता है, कैसे ये हमारा बहुब्रीहि में पहुंचता है और किस तरह ये हमारा अव्ययी भाव है। तो ये द्वंद्व समास वाले वीडियो मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको क्लियर किया है। दूसरी बात इसकी कर लेते हैं। हमने ये बोला था कि अगर शब्दों में समानता आ जाए, शब्दों में समानता आ जाए, समानता मतलब हमने ये बोला था रातों रात, दिनों दिन, दिनों दिन, आंखों आंख, हाथों हाथ, बातों बात, इस तरह के अगर समानता वाले शब्द मिल जाए तो कौन सा हो जाएगा? हमारा अव्ययी भाव हो जाएगा। इसमें योजक चिन्ह लगा है, लेकिन आप ये लोग ये मत सोचिएगा ये द्वंद्व होगा, क्योंकि हमने द्वंद्व समास की वीडियो में इसको क्लियर कर दिया आखिर क्यों जो है इसको जो है हम लोग अव्ययी भाव में रखते हैं, क्योंकि हमारा समानता का रूप दिखा रहा है। और द्वंद्व में क्या होता है कि एक पक्ष होता है, दूसरा पक्ष होता है। द्विगु में ज्यादातर उदाहरण आपको विलोम शब्द के मिलेंगे, सुख दुख, माता पिता, भाई बहन, लेकिन वहां पर समानता देखने को नहीं मिलेगी। जहां समानता देखने को मिल जाए वहां पर हमारा कौन सा समास हो जाएगा? वहां हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अगर तत्सम तद्भव शब्द भी आ जाए, हमने बोला था एक उदाहरण साग सब्जी, तो ये भी तो आपका समान है। सब्जी को संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं? साग ही तो बोलते हैं। तो हमने क्या देखा? यहाँ भी हमको क्या मिल रहा है? समानता देखने को मिल रही है। और इसका अपवाद हमने बोला था कि अगर नदी आ जाए, पहाड़ आ जाए और इसके पहले कोई संख्यावाचक शब्द आ जाए तो वो कौन सा समास हो जाएगा? वो द्विगु नहीं होगा, वो हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो हमने क्या देखा इनमें अपवादों में कि अगर हमको समानता देखने को मिल जाए, उन शब्द में आ जाए, तत्सम तद्भव आ जाए, नदी पहाड़ आ जाए, और लास्ट है आपका इसका अपवाद कि पर्यायवाची शब्द आ जाए, पर्यायवाची शब्द। अब अगर आप लोग देखेंगे तो यही तो है आपका पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव। सब्जी का पर्यायवाची साग भी होता है। तो इसी प्रकार से जैसे अग्नि आग हो गया, जल नीर हो गया, तो अगर ऐसे करके भी शब्द आ जाए पर्यायवाची से, जैसे जल नीर, तो बात तो आपकी एक ही है ना, समानता तो दिख ही रही है। तो पर्यायवाची से भी हमको पता चल रहा है कि इसमें समानता दिख रही है। तो हमने क्या देखा? इसमें अपवाद है, जो 5 प्रकार के अपवाद है, इन अपवादों को हमने पूरी तरह से पिछले वीडियो में क्लियर कर दिया है। इस वजह से ये वाला वीडियो हमारा थोड़ा सा छोटा भी हो गया और समझने में आसान भी हो गया। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में कर्मधारय समास को लेकर और बहुब्रीहि समास को लेकर। इन दोनों समास को लेकर अगले वीडियो मिलेंगे, और लास्ट वीडियो जो होगा हमारा वो होगा तत्पुरुष समास से लेकर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।